नमस्कार मित्रों, मैं राजू त्रिपाठी आप सभी का एक बार पुनः हिंदी कक्षा में स्वागत करता हूं। आज बच्चों हम एक नए पाठ के साथ पूरे जोश के साथ में पाठ पढ़ना प्रारंभ करेंगे। बच्चों आज हमारे पाठ का शीर्षक है सरस्वती पाठशाला भाग 1। ये पाठ 2 भागों में विभक्त होगा। पहले पाठ में हम आपको पूरा व्याख्यात्मक रूप से समझाएंगे और उसके बाद दूसरे भाग में इसका अभ्यास कार्य कराया जाएगा। तो चलो हम शुरू करते हैं अपने इस पाठ को। सरस्वती पाठशाला हमारे पाठ का नाम है। बच्चों आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आज से करीबन 100 साल पहले जब हमारा देश परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, उस समय की स्थिति में हमारे जो विद्यालय होते थे, जहाँ पर हमारे आप जैसे बच्चे उस समय 100 साल पहले पढ़ते रहे होंगे, उनकी क्या स्थिति रही होगी, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उस समय बच्चों पाठशालाओं की स्थिति जो है वह बहुत दयनीय होती थी। जो भी विद्यालय राष्ट्रीय कार्य में अपने आप को जो है संलग्न करते थे, अर्थात स्वतंत्रता के कार्यों में अपने आप को यदि जोड़ना चाहते थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करती थी। या तो स्कूल की मान्यता रद्द कर देती थी, उनको जो अनुदान सरकार द्वारा प्राप्त होता था वो बंद हो जाता था, अन्यथा जो शिक्षक होते थे उनको प्रताड़ित अथवा दंडित करते थे। तो इस पाठ के माध्यम से हम आज से 100 साल पीछे पहुँचेंगे और वहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पे जो लेखक है वह अपने इस लेखन कार्य के द्वारा जो है अपने जीवन के बारे में वह हमें अवगत कराएगा। बच्चों अपने आरंभिक शिक्षा काल को याद करते हुए 1920 के दौर में ले जाते समय लेखक जो है झांसी की पाठशाला से हमें परिचित कराते हैं, जिसमें आज़ादी के तराने गाए जाते थे, जहां कभी महात्मा गांधी का आगमन हुआ था, जहां के शिक्षक शिक्षार्थियों के संपूर्ण विकास के प्रति सजग थे, उनमें राष्ट्रीय चेतना की अलख जगाते रहते थे। ऐसे अध्यापकों और विद्यालयों को अंग्रेजी सरकार द्वारा क्रोध का सामना भी करना पड़ता था। उस समय झांसी के मोहल्ले बहुत दूर दूर तक बसे हुए थे। शहर, सिपरी बाज़ार और सदर झांसी का मुख्य और सबसे बड़ा मोहल्ला सदर है। किले से लगा हुआ यही पुराना शहर है। इसी में झांसी का सबसे बड़ा बाज़ार है। सदर फौजी छावनी से लगा हुआ मोहल्ला है। इससे 2 मील के फासले पर स्टेशन और सिपरी बाज़ार है। इन तीनों मोहल्लों से दूर थी हमारी सरस्वती पाठशाला। 2 तरफ सड़कें, सामने जीवन शाह की टोरियाँ, पास ही झांसी का प्रसिद्ध किला। स्कूल के सामने छोटा सा खेल का मैदान। इन सभी जगहों पर जो है खेल के मैदान के आसपास जो है जो भी घर झुग्गी झोपड़ी जो आसपास के लोगों के होते थे वो सभी झुग्गी झोपड़ी के होते थे, या जो थोड़ा मॉडिफाई होते थे उस समय अच्छे होते थे वह खपरेल के होते थे। अर्थात जो है पहले जो है मिट्टी को पतला टाइप में जो है उसको डिज़ाइन किया जाता था जो है कुम्हार और कुम्हारों के द्वारा, और उसको फिर भट्टी में पका के और उसका जो है नड़िया बनाया जाता था, या खपड़ा कहा जाता है उसको हिंदी में, वो बनाया जाता था और उससे जो है छतें बनाई जाती थी, जिससे जो है धूप और पानी बरसात ये सब अंदर ना आए। तो उनका जो छत था
वो नड़िया और खपड़े का होता था उस समय जो है। और स्कूल के बड़े हॉल की जो छत थी वह भी खपरेल की थी। सन 1920 में यहाँ तीसरे दर्जे में मेरा नाम लिखवाया गया था। तब वह सरकारी अथवा अर्ध सरकारी स्कूल था। एक दिन स्कूल में मेडल बँटे थे जो तांबे या पीतल के बने थे। उन पर जॉर्ज परचम की तस्वीर बनी थी। मैं मेडल लेकर घर आया तो बड़े भाई ने कोई प्रसन्नता प्रकट नहीं की। जिन मास्टर साहब ने यह मेडल दिया था वह पूरे अंग्रेज भक्त थे। वह खूंखार मुद्रा में रहते थे। जिस दिन मेडल बँटे थे उस दिन जरूर मुस्कुराए थे। उसके कुछ दिन बाद ही सरस्वती पाठशाला बदलकर राष्ट्रीय सरस्वती पाठशाला हो गई थी। तो यहाँ पे लेखक जो है यह बता रहा है कि झांसी में जो स्कूल है वह कहाँ पे स्थित है, अर्थात वो जो है झांसी के मुख्य द्वार पर स्थित मोहल्ला सदर में स्थित है। और झांसी एक पुराना शहर है जहाँ पे झांसी में झांसी की रानी का किला है। तो बच्चों 1857 में झांसी की रानी ने वीरतापूर्वक लड़ते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने जो है अपना बलिदान दे दिया था। और ये वही झांसी ज़िला है जहाँ पे झांसी ज़िला का जो मुख्य बाज़ार है सदर, और उसके थोड़े पास में स्कूल है जिसके बारे में जो है लेखक चर्चा कर रहा है। और वह लेखक यह कह रहा है कि जो है उस समय जब उसका एडमिशन करवाया गया, दाखिला लिया गया, तो तीसरी कक्षा में होता है। और उसको जो है उस स्कूल में एक मेडल मिला था तांबे का। और वह मेडल जो है उस पर जॉर्ज परचम की तस्वीर थी। और वहाँ के जो शिक्षक थे वह अंग्रेज़ों के बहुत प्रेमी थे, अंग्रेज़ भक्त थे। और वह बहुत खूंखार जैसे लगते थे, मतलब उनको देखकर बच्चे डर जाते थे। वह इसलिए जो है उनकी छवि जो है एक डरावने टाइप जो है शिक्षक की हो गई थी। वह कभी भी मुस्कुराते नहीं थे, लेकिन उस दिन जब उन्होंने सबको सम्मानित किया उस मेडल के द्वारा तो उस दिन वह मुस्कुरा रहे थे, ऐसा कभी कह रहा है। तो आगे हम देखते हैं। उसके बाद में जो है उस स्कूल को जो है बदल कर उसका नाम राष्ट्रीय सरस्वती पाठशाला रख दिया गया। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी आगे देखते हैं बच्चों। एक दिन स्कूल के मैदान में विद्यार्थियों और शिक्षकों की सभा हुई और उसमें विदेशी कपड़े न पहनने की प्रतिज्ञा की गई। जो है उस स्कूल में सभी विद्यार्थी और शिक्षक इकट्ठा हुए और उन्होंने विचार किया कि अब हम जो है विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे। एक छोटी सी होली जलाई गई। होली जलाना बच्चों आप सभी को पता है होली कब जलाई जाती है, लेकिन उस समय जो है जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तो आज़ादी के लिए लड़ाई जो लड़ी जा रही थी अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा, उसमें विभिन्न प्रकार का विरोध जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, जिसमें से यह कपड़े की होली एक मुख्यतया थी। क्योंकि ये जो कपड़े थे ये बाहर विदेशों से यानी लंदन आदि देशों से जो कपड़े हैं बन के आते थे और हमको पहनने के लिए बाध्य किया जाता था। हमारा जो हाथकरघा है और उसको प्रमोट नहीं किया जाता था। हमारे जो मतलब छोटे छोटे कारीगर होते थे उनको प्रताड़ित किया जाता था, उनके काम बंद करवा दिए जाते थे, जिससे उनके रोजगार छिन जाते थे। इसकी वजह से महात्मा गांधी ने ये मुहिम चलाई कि जो है हम होली जलाएंगे कपड़े की, हम बाहरी कपड़े नहीं पहनेंगे, उसका बहिष्कार किया। और जो है देश के बनाए हुए कपड़े को ही पहनने के लिए वह सभी लोगों को प्रोत्साहित करते थे। तो आगे बच्चे हम इसमें देखेंगे। उसमें लोगों ने अपनी गोल टोपियाँ फेंक कर जलाई। मैंने भी अपने टोपी उतारकर उसमें फेंक दी। घर आने पर मैंने जो कुछ किया था बता दिया। डांट डपट की नौबत ना आई, चूँकि बड़े भाई का समर्थन प्राप्त था। क्योंकि उनके बड़े भाई जो थे वह महात्मा गांधी से आर्थिक क्रांतिकारियों से जो प्रभावित थे और वह भी चाहते थे कि हमारा देश आज़ाद हो। इस वजह से जो है वह अपने भाई का समर्थन लिए और जो है इस वजह से उनके माता पिता ने उनको नहीं डांटा। पाठशाला के राष्ट्रीय होने का अर्थ था
सरकार से संबंध विच्छेद, अर्थात उनका नाता जो था सरकार से टूट गया, तो जो अनुदान मिलना होता था सरकार द्वारा वो भी अभी बंद हो जाएगा। बहुत से पुराने शिक्षक चले गए, बहुत से नए शिक्षक आ गए। गांधी टोपी पहनने वाली जितने शिक्षक हमारी पाठशाला में थे, उतने झांसी क्या आसपास के 3-4 जिलों को देख लिया जाए तो वहाँ पे भी मिलाकर नहीं रहे होंगे। एक बार गांधी जी आए, स्कूल के पड़ोस में बंगला था, उसी में गांधी जी को ठहराया गया। इस बंगले के स्वामी लाला गंगा सहाय थे। इन्हीं के यहाँ मेरे पिता मुनीम थे। लाला गंगा सहाय अंग्रेज भक्त ठेकेदार थे। राय बहादुरी का खिताब भी उन्हें मिला था। वह सदर में रहते थे। वहीं बहुत से मकान और दुकानें थीं। कई किस्म के धंधे अंग्रेज़ों के संपर्क में होते थे, इसलिए गांधी जी को अपने बंगले में ठहराकर उन्होंने साहस का काम किया था। बच्चों क्या है यहाँ पे कि जो है गांधी जी जब वहाँ पे आए तो स्कूल के पास में जो बंगला था उसमें गांधी जी को ठहराया गया, और जो जिन्होंने ठहराया लाला गंगा सहाय थे, जिन्होंने उनको ठहराया, वह इन्हीं के यहाँ जो है उनके पिताजी अर्थात लेखक के जो पिताजी हैं वो उनके यहाँ मुनीम थे। लाला गंगा सहाय वैसे तो अंग्रेज के ठेकेदार थे, ठीक है, अंग्रेज भक्त थे, उनके ठेकेदार थे। राय बहादुरी का खिताब भी जो है उन्हें मिला था। वह सदर में ही रहते थे। यह आदि चीज़ें हमने जाना, ठीक है। लेकिन जो है कई किस्मों के धंधे अंग्रेज़ों के संपर्क में भी होते थे, इसलिए गांधी जी को जो है अपने बंगले में उन्होंने ठहराकर उन्होंने साहस का काम किया। अर्थात वह उन्हें अपने जब बंगले में ठहराए तो वह थोड़ा सा भी नहीं डराए, क्योंकि वह बहुत सारे ऐसे काम करते थे जो वास्तविकता जो है हमारे भारतीयों के लिए बहुत ही खराब था, मतलब अच्छा नहीं था उस समय। फिर भी उन्होंने साहस का काम किया था, ऐसा लेखक का कहना है। विद्यार्थी लाइन लगाकर गांधी जी के सामने से धीरे धीरे निकलते और उनके दर्शन करते जाते थे। वह ज़मीन पर दरी बिछाए बैठे थे। जहाँ तक मुझे स्मरण है, यानी मुझे याद है, उनके सिर पर गांधी टोपी नहीं थी, वह पगड़ी पहने हुए थे। गांधी जी जो बैठे थे, अर्थात बच्चों से जब मिल रहे थे, बच्चे उनसे मिल रहे थे, उनके दर्शन कर रहे थे, तो एक दरी पर बैठे थे। वह कोई टोपी नहीं लगाए थे, उन्होंने केवल एक पगड़ी बांध रखा था। बच्चों हमें ये पता होना चाहिए, जो हमारे देश के किसान हैं वह हमेशा जो है माथे पर यहाँ पर एक पगड़ी बांध के रखते हैं, और यह एक गौरव की बात है। जो किसान होता है वो अपने माथे पर पगड़ी बांधता है। पगड़ी से बहुत सारे लाभ हैं बच्चों। पगड़ी बांधने से हमें धूप नहीं लगती है, और पगड़ी बांधने से जो है हमें धूप नहीं लगती है। और वही पगड़ी खोलने के बाद में यदि किसान को पसीना आता है तो अपने मुंह के पसीने को भी पोंछता है, क्योंकि किसान जो है बहुत मेहनती होता है, खेतों में काम करता है। तो जो उसकी पगड़ी है वह बहुत सारे काम करती है, पसीने सुखाने की, सर पे रखने से धूप नहीं लगता है, प्लस जो है अगर बहुत ज़्यादा भीग जाता पसीने से हो जाता है तो उन्हीं पगड़ी को पानी में डुबोकर उसे कुगार के और उसके वो पानी वाली पगड़ी को जो सर पे रखे, चाहे मुँह को पोंछे, तो उसे भी ठंडक मिलती थी। तो बच्चों इस वजह से जो है पगड़ी का बहुत ही महत्व है, और वही पगड़ी को जो है हमारे गांधी जी सर पर बांध के रखे थे, ठीक है। गांधी जी हमेशा ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। वह एक छोटे से छोटे आदमी और गरीब से गरीब आदमी का ख्याल रखते थे, और वह एकदम ज़मीन से जुड़े व्यक्ति और एकदम गरीबों से जुड़े हुए व्यक्ति थे। इस वजह से जो है छोटे से छोटे तबके का भी व्यक्ति उनका बहुत सम्मान करता था। शाम को शहर में उनका भाषण था। पिताजी मुझे ले गए। हम लोग मंच के बहुत करीब थे। गांधी जी ने बोलना शुरू किया तो लोगों को सुनाई न दिया। पीछे वालों ने जोर लगाया, भीड़ का बेकाबू हो गई। पिताजी ने उठकर मुझे कंधे पर बिठा लिया। अर्थात जो है लेखक कह रहा है कि मेरे पिताजी जो थे वह मुझको अपने कंधे पर बिठा लिए। जब गांधी जी बोलने लगे तो वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि पीछे ना कोई सुन पाता था ना कुछ दिखता था। इस वजह से उनके लेखक के पिताजी ने लेखक को कंधे पर बिठा लिया ताकि उसको दिखाई और सुनाई पड़ सके। पिताजी ने जब उनको कंधे पर बिठा लिया
इसलिए बिठा लिया कि ताकि जो है पीछे से इतना भीड़ था और वो कुचले ना जाए यानी दब ना जाए, ये भी उनके पिताजी को डर था, तो इसलिए भी उन्होंने उनको बिठाया था। आगे देखते हैं, सरस्वती पाठशाला शहर में राष्ट्रीय चेतना का गढ़ थी। सरस्वती जो पाठशाला थी वो राष्ट्रीय चेतना यानी हमारे देश के भलाई के बारे में जो है चेतना जगाने वाली, भावना जगाने वाली जो है उसे गढ़ कहा जाता था सरस्वती पाठशाला को। उसमें एक बार कांग्रेस का कोई अधिवेशन भी हुआ था, उसमें भारत के कोने कोने से बड़े बड़े नेता आए थे। उसके स्वागताध्यक्ष क्लिष्ट हिंदी के आचार्य चंडी प्रसाद हृदय थे। उनका छपा हुआ भाषण बांटा गया जिसमें मैंने कई बार पढ़ा पर समझ में कुछ भी ना आया। वह कह रहे हैं कि जो है हिंदी के एक महान विद्वान क्लिष्ट विद्वान जो है आचार्य चंडी प्रसाद जो है हृदय थे, उनका एक भाषण छपा हुआ था जिसको सभी लोगों को बांटा जा रहा था, दिया जा रहा था। तो उस जो है भाषण, छपे हुए भाषण को जो है उन्होंने भी उस पत्र को ले लिया और उस पेज को ले लिया और उसको पढ़े कई बार, लेकिन उनके समझ में नहीं आया। क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि वह छोटे थे, तीसरी कक्षा में पढ़ते थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वह 8-9 साल के रहे होंगे, इसलिए उनको समझ में नहीं आया। बच्चों यहाँ पर हम चित्र देखेंगे, गांधी जी बैठे हैं और आसपास में जो है क्रांतिकारी बैठे हैं और वहाँ के लोकल लीडर बैठे हैं, आसपास के लोग किसान बैठे हैं। और जैसे मैंने बताया ना कि वो जो बच्चा है जिसको उसके मतलब लेखक के पिताजी उसको ऊपर बिठा रखे हैं अपने कंधे पर, ताकि वह जो है किसी प्रकार से उसको हानि ना हो।